Hello friends, in this video we will discuss about the order of reactions. In previous video हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिए थे कि वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या यूनिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस सम formulas and some questions of the rate of reaction. Firstly discuss what is the zero order reaction. Zero rate reaction, or we can also say that is zero order reaction. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें अगर कोई ए प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और वो किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे इसमें था ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है लेकिन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, सो रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट बिकम्स इक्वल टू के। तो इंडिपेंडेंट होगा तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा? के इंटू ए नॉट, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर है ना तो ऑर्डर हमने ज़ीरो डालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने क्या किया ना, इसकी हमें डेरिवेशन नहीं करनी। ओके, वी डोंट नीड टू डिस्कस द डेरिवेशन, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इफ़ यू वांट टू डू द डेरिवेशन देन लीव अ कमेंट, आई विल ऑल्सो मेक द वीडियो ऑन इट। तो हमने क्या करना है, सिर्फ इसका एक सिंपल फॉर्मूला है सी टी माइनस सी नॉट माइनस ऑफ के टी। ओके, आपको सिर्फ ये याद करना है सी टी क्या है? फाइनल, सी नॉट क्या है? इनिशियल, के इज़ द रेट कांस्टेंट एंड टी इज़ द टेम्परेचर। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला ड्रॉ हो गया, सी टी इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। इस फॉर्मूले से आपने क्या करना है, वेरियस टाइम्स पे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। व्हाट वाज दैट? वो कहते हैं अगर टाइम ज़ीरो हो, अगर इस इक्वेशन में हम टी को ज़ीरो डालते हैं तो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल हो जाती है। अगर इसमें हम टी को टी हाफ डालते हैं, ओके, तो टी हाफ पे क्या होगा? अगर हाफ पे होंगे तो जो फाइनल है वो भी तो इनिशियल का हाफ ही होगी। ओके, तो सी नॉट बाई टू इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के इंटू टी हाफ। तो टी हाफ हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ लाइफ होती है, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, हमने उसके फॉर्मूलेज हमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है अपॉन टू के। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द, अगर हम 100 पे आ जाते हैं तो जो हमारी कंप्लीट होगी रिएक्शन, सी टी क्या होगी? वो ज़ीरो को चली जाएगी और वो टू टाइम्स होगी। अब टी 100 पे क्या होगा? मतलब जब कंप्लीशन हो जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रह जाएगा? ज़ीरो रह जाएगा ना। हम कंप्लीशन कब बोलते हैं? दैट द रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड। इट मीन्स जो ए के, अब ए चेंजेस टू प्रोडक्ट है, ठीक है, जब टी 100 हो जाएगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो ए की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी तो ही प्रोडक्ट में चेंज हुआ, हमें पता लग गया। अब प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा तो रिएक्टेंट क्या है? कंप्लीट हो गया। तो सी टी क्या है? ज़ीरो। तो सी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? अगर इस इक्वेशन में देखें तो सी नॉट बिकम इज इक्वल टू के टी। इट मीन्स टी 100 इज इक्वल टू सी नॉट बाई के। अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो वी कैन गेट दैट टी 100 इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50। ओके, दैट इज़ आर फाइनल रिजल्ट। कि हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको जितने आपको रिजल्ट्स याद होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। आपने ये याद रखना है भी टी 100 क्या है? टू टाइम्स है टी 50 के इन दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि इसमें इससे ना, इस फॉर्मूले से हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है। वो कंक्लूजन क्या है? टी 100 टू टाइम्स है टी 50 के, मतलब अगर मान लो, ठीक है, ये ए था, यहाँ पे कुछ इसकी हाफ कंप्लीट हो गई और ये क्या है? फुल कंप्लीट हो गया। मतलब ए क्या है? यहाँ पे हाफ रह गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो रह गया ए। तो हमें पता लग गया जितने टाइम में ए बाई टू पे हुआ है, अगर इसने यहाँ पे 10 मिनट्स लिए हैं ना हाफ होने के लिए, तो अगले में अगर आपको टाइम इंटरवल मान लो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं अभी, अब ए बाई टू से ज़ीरो पे कितना टाइम लेंगे, हाउ मच टाइम, तो उसका आंसर भी 10 मिनट्स ही आएगा। इस फॉर्मूले से ये बात हमें क्लियर होती है। ओके, अगर कोई भी आ जाता है, मान लो ऐसे 10 है और वो उसको 8 होने में 2 मिनट्स लग गए, ओके, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो हम क्या करेंगे भी कितना टाइम ये एक्वायर करेगा,
कितना टाइम, अगर 10 को 8 होने में 2 मिनट्स लगते हैं तो ये कितना टाइम एक्वायर करेगा कि ये 0 में चेंज हो जाए। तो 6 में आने के लिए भी 2 मिनट्स लगेंगे, 4 तक आने के लिए भी 2 लगेंगे, 2 तक आने के लिए भी 2 मिनट्स लगेंगे, आगे इसको 0 तक आने के लिए भी 2 मिनट्स लगेंगे। यहाँ तक तो 2 थे, ठीक है। पूरा कंप्लीट अगर टोटल टाइम पूछ लेते हैं तो टोटल टाइम भी कितना लगेगा। तो यहाँ पे आने के लिए 2, एक 2 यहाँ से 1 2 3 4 टोटल 5 2, तो कितने मिनट्स लगेंगे, टोटल 10 मिनट्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने के लिए। तो हमें ये पता लग गया अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हर एक इंटरवल क्या है, इक्वल है। अगर 10 से 8 पे आने में 2 मिनट्स है तो 8 से 6 में आने के 2 मिनट्स है, 6 से 4 में आने में भी 2 मिनट्स ही लगेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ओनली इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अब हमें इसकी एग्जांपल्स करनी है। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एग्जांपल्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपके एक मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था वो एग्जांपल्स के बेस पर ही था। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की 2 एग्जांपल्स हैं। एक तो रिवर्स हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, इस तरह से हम कुछ अमोनिया की फॉर्मेशन कर देते हैं। इफ़ आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन वी कैन गेट दैट, ओके। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि वो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन आ जाती है, एनी ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर आ जाती है, कोई भी, जैसे आपको पता कैसे लगेगा कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जिसके ऊपर ना एरो के ऊपर HMU हो या सनलाइट लिखा हो ना, तो उसमें आप देख लेना कि ये हमेशा ही ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही, सॉरी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती। रेट लॉ तो हमने लेना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, अब प्रोडक्ट से तो हमें कुछ लेना ही नहीं। ओके, अब ये ना आपके 2 ग्राफ्स थे बुक में मेंशन, तो यू मस्ट नो दैट जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना वो रेट और टाइम के बीच में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दे कैन आस्क दैट द ग्राफ बिटवीन द रेट एंड द टाइम, okay, in the zero order reaction is parallel to which axis, you must know it is parallel to x axis according to question, according to options आप आंसर लगा देना, तो parallel to time axis। अब हमारे पास ये दिया हुआ है सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। ओके, तो आपने क्या करना है, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर लेना। हमें पता है कि m क्या होता है, माइनस के होता है। ओके, तो यहाँ से हमें y पता लग गया और x पता लग गया, t है। y सी टी है और x क्या है, t है। और स्लोप हमें पता लग गई कि स्लोप माइनस के है, तो माइनस के है, इट इज़ डिक्रीजिंग, स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। तो ये होगी माइनस के, इसकी स्लोप हो गई, और स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रही है। टाइम क्या है, हाफ टाइम पे अगर देखेंगे तो वो इक्वल ही होगी दोनों। ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाया है कि अगर 100 को 80 में आने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं तो कंप्लीट जाने में कितने मिनट्स लगेंगे, कंप्लीट डिप्लीशन के लिए। तो 80 20 कम हो गया तो 60 में आने में 10 मिनट्स लगेंगे, फिर 40 पे आने में भी 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे पता करना है इसका आंसर, लेट्स सी। अगर 100 को 80 में आने के लिए 10 मिनट्स लग रहे हैं तो 60 पे आने के लिए भी ये 10 ही लेगा, फिर 40 पे आने के लिए 10 लेगा, 20 के आने के लिए 10 लेगा, 0 पे आने के लिए 10 लेगा। तो कितना टोटल टाइम एक्वायर हो गया, 10 20 30 40 50 मिनट्स इज़ दी आंसर इन दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस कैन बी यूज्ड ओनली इन दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने ना कुछ रेट लॉस करने हैं। अभी मैंने आपको रेट लॉस लिखने बताए हैं कि जो रेट लॉस होते हैं ना वो हम कैसे लिख सकते हैं। हम रेट लॉस सिंपली देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या है, उसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, और हम उसका रेट लॉ लिख देते हैं। बट इन एक्चुअल किसी में ये क्या है, वैलिड नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपने इन्हें अपने मतलब थोड़ा ध्यान से करना, एग्ज़ाम में अगर पूछ लेते हैं। ये हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके, अब H2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में है तो हमें पता लग गया कि ये रेट लॉ किसके, ना तो ये
ज़ीरो डायरेक्शन है, ना ये H2 की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ना ये Cl2 की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और H2Br2 ये ना हैलोजेंस फैमिली है, पहले मैंने तीनों हैलोजन फैमिली के ही लिए हैं। फ्लोरीन के साथ तो हमने कोई वो अपना एक्सेप्शन नहीं शो करती। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के तीनों के साथ इसकी क्या है, अलग अलग ही रेट लॉज होते हैं। ब्रोमीन क्या है, अब ब्रोमीन का रेट लॉ सबसे डिफरेंट है। ब्रोमीन का रेट लॉ के H2 की स्टाइकोमेट्री 1, ओके। Br2 3/2 अपॉन Br2 प्लस K2 HBr। अब ये ना इसकी पूरी एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है, MSc में आती है, तो आप सिर्फ इसका क्या है रिजल्ट याद कर लो, यू ओनली नो द रिजल्ट। ठीक है, ये मतलब बहुत अजीब सा है। पहले तो दोनों की ही स्टाइकोमेट्री लिखनी है, लेकिन इसकी कितनी है 3/2, 3/2 है नहीं इसकी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसकी 3/2 आती है आंसर में, अपॉन Br2 प्लस K2 HBr। ठीक है, अपॉन HBr, इसमें क्या है प्रोडक्ट के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट केम टू H2 प्लस I2 चेंजेस टू 2HI। तो इसमें क्या है, ये दोनों 1 1 है, तो बस इसका रेट लॉस एज इट इज़ सिमिलर हो गया। तो ये इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2। कैसे इन दोनों का क्या है पावर को हमने क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। नाउ केम टू द चेंज ऑफ द ओजोन टू द ऑक्सीजन। तो इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जितने अमाउंट से ओजोन ऑक्सीजन में चेंज होता है उतने अमाउंट में ओजोन क्या है वापस ऑक्सीजन में चेंज होता है। तो कभी ये रिएक्टेंट का काम करता है तो कभी ये करता है, तो ये रिएक्शन क्या है दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। कभी ये रिएक्टेंट बनता है, कभी ये रिएक्टेंट बनता है। तो इसका क्या है रेट रिएक्शन ओजोन रेज़ टू पावर 2, बट ऑक्सीजन की स्टाइकोमेट्री 3 नहीं आएगी, ऑक्सीजन की स्टाइकोमेट्री आती है -1, ऑक्सीजन पावर -1। तो ऑर्डर बिकम्स दी 1, क्योंकि 2 - 1 चेंजेस इज इक्वल टू 1। अब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, वी नो दैट। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ NO हम कोई ना कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो NO की प्रेजेंस में होती है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, O2 के ऊपर डिपेंड करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, रेज टू द पावर ऑफ स्टाइकोमेट्री ऑफ सल्फर। ये कुछ एक्सेप्शंस थी, तो आपको इसको याद ही करना है। ठीक है, नाउ केम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, केम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर ए सिंपल एंड द एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर कितना होगा, जितनी मॉलिकुलैरिटी होगी, मॉलिकुलैरिटी मतलब जितने आपके रिएक्टेंट होंगे। सिंपल में तो सारे होंगे, सिर्फ अपने इनमें 5 में ही याद रखना है, ये 5 ही क्या है एक्सेप्शन है। और Br2 को थोड़ा ध्यान से कर लेना, क्योंकि Br2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हमें पता लग गया कि ऑर्डर कितना होगा, जितनी क्या होगी मॉलिकुलैरिटी होगी। केम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ reaction changes with the temperature and the pressure, rate law also changes। अब हम कहते हैं कि रेट लॉ किसकी क्या, अगर मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से ना मैकेनिज्म चेंज होता है रिएक्शन का, तो क्या रेट लॉ के ऊपर कोई इफेक्ट होता है। यस, रेट लॉ ऑल्सो इफेक्ट्स। तो रेट लॉ भी चेंज हो जाता है जैसे ही हम मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। ओके, अगर अब यही रिएक्शन मैं किसी और वे से करती, क्या पता ये रेट लॉ कुछ और बन जाता, लेकिन ये तो अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है ना, तो मैकेनिज्म चेंज होने से रेट लॉ भी चेंज होता है। यू मस्ट रिमेंबर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि ए है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ओके, ए इज चेंजिंग टू द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में चेंज होने पे वो जो रेट आएगा, रेट ए है वो प्रोडक्ट में क्या है चेंज हो रहा है। ओके, चेंजिंग टू द प्रोडक्ट। अब जो भी रेट हमारे पास आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। तो हमें पता लग गया कि अब ये रेट है वो होता क्या है, डिसअपियरेंस होती है रिएक्टेंट की, तो हमने इसको -dA/dt इज इक्वल टू KA लिख दिया। ओके, तो अब हमने क्या किया, माइनस इधर ले गए और रीशफलिंग कर दी रिएक्शन की, और नीचे ए आ गया। एंड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम C0 to CT,
और यहाँ पे क्या था, टाइम पहले 0 था फिर टाइम t हो गया, इंटेग्रेट किया तो आपको इसका पता ही है, ये नेचुरल लॉग a आ जाएगा। और लिमिट्स हमारे पास हैं c0 टू ct इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0 आ जाएगा। मैंने सीधा ही फिल कर दिया टू सेव द टाइम। और यहाँ पे क्या था, सी टी माइनस लॉग ऑफ c0। अब हमने क्या किया, इसका माइनस इधर ले गए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो लॉग ऑफ c0 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी। ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और एक और इक्वेशन आएगी जब हम लॉग को बेस ई में चेंज करते हैं। ठीक है, c0 अपॉन सी टी ई रेज टू पावर के टी, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, और वन मोर इक्वेशन विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम दिस, दैट इज़ लॉग को, नेचुरल लॉग को जब हम सिंपल लॉग में चेंज करते हैं तो हम इसको 2.303 में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इस 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, के टी के इक्वल है। तो के को फाइंड करने के लिए हम 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ c0 अपॉन सी टी, ये हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट्स के फॉर्मूलाज आए हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं। तो हमें डेरिवेशन के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना है। अगर तो मेमोराइज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता कि अगर आप इन्हें ड्राइव करते हैं, इफ़ यू नो द मेथड यू कैन सी हेयर। तो फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, इसको हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से कुछ फॉर्म होगी। ओके, तो हमने अब क्या किया, इस लॉग ऑफ सी टी माइनस के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टी, तो हमने इसको भी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दिया, सॉरी एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दिया। तो y हमें पता लग गया लॉग सी टी है, m हमें पता लग गया माइनस के है डिक्रीजिंग, और c क्या है लॉग ऑफ सी नॉट, एंड सॉरी c हमारे हमने किया नहीं, x हमारा t आ गया। जो तीनों फॉर्मूले मैंने अभी पेज पर ड्राइव किया है ये सेम है। अब यहाँ पे सी नॉट क्या है, इनिशियल में रिएक्टेंट क्या था, एज इट इज़ जितना हमने लिया अमाउंट वैसे ही पड़ा था a, तो यहाँ पे a आ गया। अब सी टी क्या है, सी टी इज़ द अमाउंट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर द टाइम टी, मतलब कुछ टाइम बीतने के बाद अब रिएक्टेंट कितना बच गया था, कुछ मतलब प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो अपॉन a माइनस एक्स। तो कुछ पता नहीं लगता एग्जामिनर्स का कि वो किस तरह से पेपर को सेट करते हैं, तो आपको क्या मतलब पूछ लें तो आपको हर पार्ट को कवर करना है। अब इसका भी तो टाइम हाफ लाइफ टाइम पीरियड होगा, तो इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, टी हाफ। ये कैसे आया, इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, वेट मैं आपको बताती हूँ। आपने ये इक्वेशन फाइंड की थी, ये वाली, ठीक है, इसको ले लो सी नॉट बाई सी टी। अब हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ जब टी क्या है, टी हाफ हो जाता है, और फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी में चेंज हो जाती है, सी नॉट बाई टू में, उसे हम सी टी बोलेंगे। तो आपने क्या करना है, सी टी की जगह बस सी नॉट बाई टू डालना है, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, टी आ गया, तो टी की जगह टी हाफ, तो टी हाफ लाइफ कितना आया, लॉग 2 0.693 नेचुरल लॉग अपॉन के। और जो टी हाफ है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस कैन बी द MCQ दैट द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जो टी हाफ है क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की के ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर होगा नो। दैट टी हाफ क्या है, इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। नाउ केम्स टू द नेक्स्ट। अब हमें पता लग गया कि टी हाफ का तो ये फॉर्मूला है। अगर टी 75% का देखें तो कितना होगा, टी 75%। आप अगर आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। 75% का फॉर्मूला होता है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब कि 75% जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ 25% था आफ्टर डूइंग दी कैलकुलेशन।
वी केम टू नो दैट कि टी हाफ क्या है, सॉरी टी 75% कितना आ जाता है, 2 टाइम्स आ जाता है टी हाफ के। अब इसका ना इसका फॉर्मूला, सॉरी, अगर अब हमने क्या किया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा था कि 100% को 80% में आने के लिए और 60% में जाने के लिए इक्वल टाइम लग रहा था, 20 मिनट्स 20 मिनट्स। 60 को 40 में आने के लिए भी कितना लग रहा था, 20 मिनट्स लग रहे थे। तो हमने ये तो हमारी बात हुई थी ज़ीरो ऑर्डर में, किस में हुई थी, ज़ीरो ऑर्डर में। बट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट हैपन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अब अगर 100 से 50 आ गया 10 मिनट्स में, ठीक है, मतलब कितना, 10 मिनट्स में अगर 100 में 50 आया, अब 100 का हाफ हुआ ना 50, तो अब हाफ वाला ही प्रोसीजर आगे कैरी आउट होगा 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में 50 का भी हाफ होगा जो 25 होगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 25 का भी हाफ होगा जो 12.5 होगा। तो इस तरह से इससे ज़ीरो में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या पता है कितने टाइम में ज़ीरो पर जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है C0 अपॉन 2 की पावर n, इनिशियल भी दी होगी और आपको हाफ लाइफ को फाइंड करने के लिए n भी दिया होगा, ये कितना n मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स डीकम्पोज करेगा, ये कैसे करेगा। तो आपका ये क्या है, फॉर्मूला है। नाउ केम टू द, अब आप कहोगे किसी के रिएक्शन में तो ये डिपेंड कर रहा है, किसी रिएक्शन में ये नहीं कर रहा, तो हमें हाउ कैन वी रिमेंबर दैट, कि हमें कैसे याद रहेगा भी इस रिएक्शन में हमें करना है, इसमें नहीं करना। तो आप एक वेट, मैं पेज ले लूँ, तो आप एक कॉमन और जनरल फॉर्मूला याद कर लें टी हाफ का, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1 माइनस, ठीक है। अगर n की पावर, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n आप ज़ीरो डाल लें, ठीक है। तो टी हाफ किसके डायरेक्टली आ गया, C0, मतलब कि टी हाफ में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, वो C0 पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, n की पावर जब 1 डालेंगे तो टी हाफ कितना आएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो इनिशियल कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। सो इनिशियल कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, इंडिपेंडेंट आ गया। जब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो n क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे n की वैल्यू को डालेंगे 2, तो टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ C0। बस आपने एक ही जनरल फॉर्मूला याद करना है, इससे आपके 3 MCQs हो जाएंगे। और ये C0 की पावर 1 माइनस n पता है क्या है, आपको मैंने लास्ट जो वीडियो करवाई थी उसमें मैंने जो मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स करवाया था, बस वो ही याद कर लीजिए कि 1 माइनस n, उधर भी 1 माइनस n था, कंसनट्रेशन के यूनिट्स थे ना, यहाँ पर भी कंसनट्रेशन के यूनिट्स क्या है, 1 माइनस n है, तो सेम यूनिट्स ही है, बस कोई चेंज नहीं है। केम टू नेक्स्ट रिएक्शन ऑर्डर, दैट इज़ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, a प्लस बी है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ओके। तो वो ए के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के टाइम्स ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, तो टोटल ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आपने क्या याद करना है कि इसकी एग्जांपल क्या है, तो इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ HI विद द कम्बिनेशन ऑफ H2 प्लस I2। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तो हेबर्स प्रोसेस और क्या है, फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल जिसमें सिर्फ एक ही आपको क्या दिया हो, रिएक्टेंट दिया हो, जैसे उसकी डीकम्पोजिशन हो रही है विदाउट एनी लाइट, मतलब वो चेंज हो रहा है तो होगा, ठीक है। सिर्फ आप वो पर्टिकुलर जो 5 है ना उनको याद करो, उसके अलावा सबकी एलिमेंट्री आप देखकर ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। नाउ केम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मीन्स ना नकली होता है, मतलब नकली भी वो फर्स्ट ऑर्डर थी तो नहीं, ठीक है, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, लेकिन इन सर्टन सम कंडीशंस दे बिकम्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कुछ कंडीशन जैसे टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करने से वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो में शो होगी। तो वो क्या, कौन सी थी, सिर्फ इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, और ये शायद आपके लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन था कि बताओ इनमें से, आपको रिएक्शन दी हुई थी भी, पता नहीं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर था, तो वो क्या थी, कौन सी
ऑर्डर रिएक्शन है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस थे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ इसकी 2 एग्जांपल है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मतलब कि जब एस्टर को हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर की कम्बिनेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिड मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मतलब कि C12H22O11 को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 2 में चेंज हो जाता है। क्या कौन से ये 2 होते हैं? ग्लूकोज होता है और साथ में किस में चेंज हो जाता है? फ्रक्टोज में चेंज होता है। और दोनों का एक लेवो रोटेटरी होता है और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। वी नो नीड ऑफ दिस मच एक्सप्लेनेशन, बस आपको इनकी एग्जांपल याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है और इनके फॉर्मूलाज क्या है। इफ़ यू वांट तो आप इसे इस टेबुलर फॉर्म में लिख के भी याद कर सकते हैं कि अगर ऑर्डर पूछ लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का भी 1 है और सूडो फर्स्ट का भी ऑर्डर 1 ही होता है, लेकिन वो होती सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। और जैसे ये आपको दिया गया है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड C6H12O6 प्लस C6H12, दोनों ही C6H12 है, बस एक लेवो रोटेटरी और दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नाउ डिस्कस some of the questions regarding the chemical kinetics. Choose the correct statement। हमें करेक्ट स्टेटमेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। हमें पता ही है रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू मोलिकुलरिटी, ऑलवेज, नो इट्स नॉट ट्रू। अभी हमने 5 टिपिकल एग्जांपल्स पढ़ी थी, वो ऑर्डर के ऊपर तो डिपेंड, जिनके ऊपर वो ऑर्डर क्या है मोलिकुलरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास सी क्या है, यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल डेसीमीटर, नो इट्स नॉट ट्रू। यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमें मालूम ही है कि मोल पर लीटर -1 सेकेंड -1 होते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। Here comes the next question. The unit of the rate constant of the second order reaction is, बस आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला जो हमारा कंसनट्रेशन -1 टाइम -1 का है वही करना है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पूछा तो टी एन को आपने क्या करना है -2 पर कर देना है, तो कंसनट्रेशन की क्या आएगी -1 और टाइम भी क्या आ जाएगा, टाइम भी क्या आ जाएगा -1। कंसनट्रेशन आपको पता ही है मोल पर लीटर होती है और टाइम इनवर्स है, तो मोल पर लीटर क्या है, ए इज़ द ऑप्शन। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन, अब हमें रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल, जब कंसनट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, तो रेट क्या है 8 टाइम्स हो गया। तो हमें ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें आप इसका लॉजिक बता दिया था कि अगर ए को हमने क्या किया है 2A कर दिया और रेट कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। रेट 8 टाइम हो गया, मतलब इसके कितने टाइम हो गया, थ्राइस, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 टाइम्स है। Comes to the next. For the first order reaction, 50% of reaction takes place in 80 seconds and the time of 75% reaction। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो T 75% है वो 2 टाइम्स है किसके, T हाफ के। तो अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पे 75% निकालना है। तो अब हमारे पास T हाफ दिया हुआ 80, तो वो कितना हो जाएगा 160 सेकेंड्स इज़ दी आंसर। एक मिनट में होने वाले क्वेश्चंस ही आएंगे आपको, ज़्यादा बड़े तो नहीं आएंगे। अब 75% फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है, 50 निकालना है, 75 दिया हुआ है, 50 निकालना है, तो 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या होगा 60। सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज 69, द रेट कांस्टेंट। अब हमें हाफ लाइफ दी हुई है तो हमने क्या करना है, हाफ लाइफ दी हुई है तो हाफ लाइफ का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कितना है 0.693 अपॉन के, यही है। अब हमने क्या निकालना है, के निकालना है, अब हमने क्या निकालना है, के। तो के हमने निकालना है, के निकालना है तो टी हाफ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। टी हाफ हमें दिया हुआ है 69% डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा यू कैन मार्क, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, टर्म्स फाइंड करनी है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स क्या आएंगी। पहले इसकी रेट ऑफ डिसोसिएशन, ओके।
इसका भी माइनस आएगा। ओके, इसका माइनस और इसका क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, अब इसकी स्टाइकोमेट्री तो है नहीं, तो इसका तो हम कुछ भी स्टाइकोमेट्री में नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास किसकी स्टाइकोमेट्री है, उसकी स्टाइकोमेट्री 1/, कर देंगे। ओके, जिसकी भी हमारे पास स्टाइकोमेट्री है तो उसको क्या कर देंगे, हम 1/, कर देंगे। इसको कैसे करते हैं हम, प्लीज़ सी, ये हमारे पास इक्वेशन, तो हमने क्या करना है, dN2/dt, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इज इक्वल टू 1/3 माइनस ऑफ dH2/dt इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन हुई है ना, और इसकी स्टाइकोमेट्री 1/2 हो जाएगी, और dN3/dt ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसे हम टिक कर देंगे, एंड द आंसर इज, वेट, आंसर हमारा ए होगा। इन्होंने क्या किया, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी ज़ीरो, यस ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी ज़ीरो, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर हो सकता है रिएक्शन का, कैन ऑर्डर भी ज़ीरो, यस ऑर्डर कैन बी ज़ीरो, ये सही है, ये गलत है। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड फ्रॉम केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, नो इट्स नॉट नेसेसरी। अब अभी हमने जो टिपिकल एग्जांपल में सल्फर डाइऑक्साइड वाली देखी थी उसमें ये नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन, नो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन एन एलिमेंट्री इक्वेशन हमेशा क्या है, इक्वल। तो आंसर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो। नेक्स्ट फ्रॉम 24th, रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। वो कहते हैं के की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होगी, डिफरेंट होती है। हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया ही था कि वो के टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड ये आपका क्या है, आपने इसको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, और आंसर को क्या कमेंट बॉक्स में डालना है, एंड आई विल टेल दिस सोल्यूशन आफ्टरवर्ड्स। और क्योंकि मैंने अभी इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्या कॉन्सेप्ट नहीं करवाया। ओके, if you like the video, press the like and the subscribe button. Thank you.